ऐसे तुम्हें अकेला छोड़कर जाते हुए। कोई बात नहीं राजीव, पहले काम जरूरी है। मेघना राजीव को जाते हुए देखती है और कहती है, राजीव सुनो, जल्दी आना। राजीव ऑफिस चला जाता है। अरे माँ, राजीव भैया कहाँ गए? राजीव के ऑफिस में कुछ मजदूरों ने दंगा कर दिया है, इसलिए उसे जाना पड़ा। राजीव ऑफिस पहुंचता है, वहाँ पर वर्कर्स दंगा कर रहे होते हैं। अरे मोहन सुरेश, ये क्या तरीका है मांगे पूरी करवाने का? इसे मारो सबसे पहले तो, ये मालिक का चहेता है, इसे ही मारो मारो मारो। सब वर्कर राजीव पर डंडे बरसाने लगते हैं। राजीव के सिर पर चोट आती है और वो वहीं मर जाता है। सारे वर्कर डर जाते हैं। अरे मालिक की गाड़ी आ गई, भागो भागो। राजीव, ये क्या हुआ राजीव? सर ये तो मर चुके हैं। हमें ये बुरी खबर राजीव के परिवार को देनी होगी। बॉस राजीव के घर फोन करके राजीव के मरने की खबर देता है। ये नहीं हो सकता, मेरा राजीव नहीं नहीं। पिता का फोन हाथ से छूट जाता है। वो बड़ी मुश्किल से सबको ये बात बताता है। मेरा राजीव, ये क्या हो गया? हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई? भैया, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? कुछ देर बाद मोहित रोता हुआ राजीव की लाश को घर ले आता है। मेघना तो बिल्कुल शांत हो चुकी थी, मानो उसकी जिंदगी रुक गई हो। राजीव, आप मुझसे वादा करके गए थे कि जल्दी वापस आओगे। आपने वादा तोड़ दिया राजीव, आपने वादा तोड़ दिया। मेघना के माता पिता भी आ जाते हैं। पूरा माहौल सदमे में आ जाता है। राजीव का अंतिम संस्कार हो जाता है। बहन जी, क्या कुछ दिनों के लिए हम मेघना को अपने साथ ले जा सकते हैं? जी ले जाइए, कुछ दिन इसका मन बहल जाएगा। माँ, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यही राजीव की यादों के सहारे रहूंगी। तभी राजीव की बुआ दादी कुछ औरतों के साथ आ जाती है। आशा, ये क्या हो गया? राजीव कितनी छोटी उम्र में चला गया। अब रीति रिवाज के मुताबिक मेघना बहू को राजीव की विधवा बनकर मुश्किल से सुधा नदी में नहाकर घर आती है। अब तो रोजाना ही वो मालिनी और बाकी की गांव की औरतों के साथ नदी पर नहाने लगी। धीरे धीरे जब सुधा को लगा कि सचमुच नदी के आसपास सिर्फ औरतें ही आती हैं, तो वो थोड़ी बेफिक्र हो गई। पर एक दिन जब सब बहुएं नदी पर नहा रही थी, मालिनी भाभी, लग रहा है कोई हमें देख रहा है। नहीं तो तुम्हारे मन का वहम है, लगता है तुम्हारा डर अभी तक नहीं गया है। चलो जल्दी से नहा लो, फिर घर चलते हैं। अगले दिन भी सुधा को ऐसा ही महसूस हुआ। मालिनी भाभी, मैं कह रही हूँ ना कि कोई है जो हमें देखता है। मुझे बार बार गलत महसूस नहीं हो सकता। अरे बहू रानी, तुम बेकार में ही डर रही हो। किसी की इतनी मजाल नहीं जो हमें नहाते हुए देख ले। और ये सच था। गांव वालों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो गांव की बहुओं को खुले में नहाते हुए देख ले। तो आखिर कौन था जो उन सबको खुले में नहाते हुए देख रहा था? अरे यार मगन, ये गांव तो बहुत बढ़िया है यार। तूने बिल्कुल सही जगह का पता लगाया बे। खुले में नहाती इन गांव वालों की बहुओं के हमने बहुत ही बढ़िया फोटो अपने फोन में निकाल ली है बे। वही तो, मैंने बिल्कुल सही गांव का पता लगाया ना। अब इन फोटोओं का इस्तेमाल करने का सही समय आ गया बे। गांव के चौधरी की दोनों बहुएं भी उन औरतों के साथ ही नहाने आती हैं। चौधरी की बहुओं को ब्लैकमेल करके अच्छे खासे सोने के जेवर और रुपए ऐंठ लेंगे। और तू तो जानता ही है, ये गांव की भोली भाली बहुएं शर्म से किसी को कुछ नहीं बताएंगी। तो ठीक है, किसी दिन रास्ता रोककर ये फोटोएं उन्हें दिखा देते हैं। तो देर किस बात की है? कल दिन में जब वे दोनों नहा कर जा रही होंगी, तभी रास्ते में उन्हें पकड़ लेंगे। अगले दिन मालिनी और सुधा नदी पर नहाकर जब हवेली की तरफ जा रही थी, तो नदी से थोड़ी दूरी पर जगन और मगन नाम के उन बदमाशों ने उनका रास्ता रोक लिया और उन दोनों को फोटो दिखाने लगे। दोनों बहुएं डर गई। अब अगर तुम दोनों नहीं चाहते कि ये फोटो गांव में हर कोई देखे, या फिर उन्होंने फैसला लिया है कि ताउम्र हम शादी नहीं करेंगे और अपने स्वर्गीय पति की याद में ही अपनी सारी जिंदगी काट लेंगे। हम तीनों इसी घर में आपके साथ रहकर आपकी सेवा करना चाहती हैं। मैंने कभी भी तुम तीनों को यहाँ जबरदस्ती रोक कर नहीं रखा। अगर तुम तीनों यहाँ रहना चाहती हो तो रहो, नहीं तो अपने अपने मायके जा सकती हो। और अगर मेरे घर में रहना है तो मेरे मुताबिक ही चलना होगा और मेरा अत्याचार भी सहना होगा। बेचारी तीनों बहुएं सारा दिन घर का कामकाज करती, साथ ही अपनी सास का अत्याचार भी सहती रहती। एक दिन सपना के पिताजी की तबीयत बहुत खराब होती है, तो वो अपनी सास के पास जाकर कहती है,
माँ जी, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे उनके पास जाना होगा। अगर तेरा बूढ़ा बाप बीमार है तो मैं क्या करूँ? अगर तेरे कदम इस घर से बाहर निकले तो इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अगर तुझे अपने माँ बाप से रिश्ता रखना है तो रख ले, फिर तेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। माँ जी, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं 1-2 घंटे भी उन्हें देख कर आ जाऊंगी। 2 घंटे तो बहुत दूर की बात है, अगर तू 5 मिनट के लिए भी यहाँ से गायब हुई तो तेरे लिए इस घर के दरवाजे बंद, समझी? सपना रोते हुए अपने कमरे में जाती है और फूट फूट कर अपनी किस्मत को कोसते हुए रोने लगती है। तभी प्रज्ञा उसके पास आती है और उससे पूछती है, क्या हुआ दीदी, आप रो क्यों रही है? प्रज्ञा, देखना, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, लेकिन बात यह है कि मुझे उनसे मिलने जाने देने के लिए मना कर रही है। अच्छा तो ये बात है दीदी, आप चिंता मत करो, मैं कुछ सोचती हूँ। रात को प्रज्ञा जल्दी खाना बनाकर अपनी सास को दे देती है, साथ ही उसमें एक नींद की गोली मिला देती है, जिसे लता को खाना खाते ही नींद आ जाती है और वो अपने कमरे में जाकर सो जाती है। सपना मौका देखकर प्रज्ञा के साथ अपने मायके चली जाती है। उसका मायका उसके ससुराल से 15 मिनट की दूरी पर ही था। थोड़ी देर मिलकर ही वो दोनों वापस घर आ जाती हैं, लेकिन लता की आंख तब तक खुल चुकी होती है और वो उन दोनों को वापस आता देख लेती है और फिर उन दोनों पर चिल्लाते हुए कहती है, सपना, तूने मेरे मना करने के बावजूद भी मेरी बात नहीं मानी। वो तो शुक्र है कि मैंने तेरे बाप की तबीयत जानने के लिए तेरी माँ को फोन किया और मुझे पता चला। इतनी सी बात, अभी लो। जादूगरनी छड़ी घुमाए, सिर पर लंबे बाल आ जाए। और देखते ही देखते पारुल के सिर पर लंबे और सुंदर बाल आ जाते हैं। अब वो गंजी नहीं थी। पारुल, तुम्हारे सिर पर असली बाल है, ये बात किसी को मत बताना। जब समय आएगा तो सबको खुद पता चल जाएगा। अभी तुम सबसे यही कहना कि तुमने बालों के लिए एक विग खरीदा है। अब तुम स्कूल जाओ और कभी भी मेरी जरूरत हो तो 3 बार मुझे आवाज लगाना, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। थैंक यू जादूगरनी आंटी, आप बहुत अच्छी हो। पारुल के सिर पर बाल आ जाते हैं और वो बहुत खुश होती है। उसके बाद वो स्कूल जाती है और सबको यही कहती है कि उसने बालों में विग लगवाई है। इस पर सब बच्चे हंसने लगते हैं। विग लगाने से क्या होता है तो तू अभी भी गंजी ही ना। पारुल शीतल की बात का बुरा नहीं मानती। पारुल घर जाकर अपने मम्मी पापा को सारी सच्चाई बता देती है। कुछ दिन बाद फैशन शो था और वो बहुत सुंदर तैयार होकर फैशन शो के लिए स्कूल जाती है। शीतल ने भी महंगी ड्रेस और महंगा हेयर स्टाइल करवाया था। पूजा के मन में शीतल के लिए नफरत थी। पूजा उससे अपने अपमान का बदला लेना चाहती थी। शीतल बहुत घमंड करती है ना अपने बालों पर। आज मैं उसके बालों में ये गोंद चिपकाकर उसके सारे बाल खराब कर दूंगी ताकि वो फैशन शो में भाग ही न ले पाए। शीतल, तेरे बाल तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, पर बालों में जो ऊपर पिन लगी हुई है ना, मैं उसको ठीक कर दूं? लग रहा है वो नीचे गिरने वाली है। कहाँ गिर रही है, जरा ठीक से लगा दे। पूजा जानबूझकर अपने हाथों में पकड़ी हुई गोंद की डिब्बी शीतल के बालों में गिरा देती है। ओह सॉरी शीतल, मेरे हाथ में तो गोंद की शीशी थी, तुम्हारे सारे बालों में गिर गई है। मुझसे गलती हो गई, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। पूजा, थोड़ी देर में फैशन शो स्टार्ट होने वाला है, तुमने मेरे सारे बाल खराब कर दिए, मेरे सारे बाल चिपक गए हैं, देखो मैं कितनी गंदी लग रही हूँ, अब मैं क्या करूँगी? ना होगा, पर बुआ दादी, मुझे ये सब कुछ नहीं पता, तभी तो इन विधवाओं को लाई हूँ, ये मेघना को सब कुछ समझा देंगी। माँ, ये सब करना क्या जरूरी है? माँ, भाभी के साथ ये सब क्या हो रहा है? ये आजकल के बच्चे हमें बताएंगे रीति रिवाज। चलो तुम लोग मेघना को सफेद साड़ी पहना लाओ, फिर इसके सिर के बाल उतरवाने हैं। माँ, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। भैया के जाने की इतनी बड़ी सजा, इसमें इनकी क्या गलती है? आशा जी, मेरी बच्ची के बाल मत उतरवाइए, मेरी बच्ची ये सहन नहीं कर पाएगी। सब लोग चुपचाप मेघना के साथ होते अन्याय को देख रहे थे। मेघना को सफेद साड़ी पहनाकर चौकी पर बिठा दिया जाता है। नाई मेघना के बाल उतारने के लिए उस तरह निकालता है। बुआ दादी, क्या ये सब जरूरी है? अभी इसकी उम्र ही क्या है? अब किस्मत ही फूटी हुई है इसकी। विधवा योग था तो अब पूरी जिंदगी विधवा बहू बनकर ही रहना होगा। मेघना रोए जा रही थी। सब लोग उसके साथ ये सब होता देख रहे थे, पर कोई भी उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहा था। मेरी बच्ची मेघना, भाभी। मेघना बिल्कुल मायूस हो चुकी थी, उसके आंसू सूख रहे थे। उसकी किस्मत का फैसला भगवान के हाथ में था। तभी मोहित तेजी से मेघना की तरफ जाता है और उसका हाथ पकड़कर घर के मंदिर की तरफ ले जाता है
और मंदिर में रखे सिंदूर को मेघना की मांग में भर देता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। ये क्या अनर्थ कर दिया इस लड़के ने, विधवा बहू से शादी कर ली। चलो चलो यहाँ से, कैसे पापियों का घर है। मेघना मोहित को चाटा लगा देती है और कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। आशा, कहीं न कहीं मोहित ने जो किया है वो ठीक ही तो है। मेघना से शादी करके मोहित ने मेघना की जिंदगी में फिर से रंग भर दिए हैं। अभी उस बेचारी ने देखा ही क्या है। शायद आप ठीक कह रहे हो जी, हम भी तो ये सोच सकते थे, पर पुराने रीति रिवाजों के पल्ले में बंद कर आज एक बहू के साथ अन्याय कर रहे थे। मेघना मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ राजीव की यादें तुम नहीं